कहा जा रहा है, क्योंकि लीगल ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पर और बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि कानूनी माहिर से जो है वो राय ली जाए तो ज्यादा बेहतर है कि अगर जो है वो 342 का स्टेटमेंट नहीं हुआ उस पर सजा हो सकती है। और दूसरी बात, दोनों मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में क्या अदालत सजा सुना सकती है? जी देखिए, बात यह है कि 342 की स्टेटमेंट बिल्कुल मैंडेटरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इमरान खान साहब तो कोर्ट में मौजूद थे, जो हमें टीवी के या मीडिया के जरिए मालूम हो रहा है कि वो कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरे वकला आ जाएं तो मैं उन्हें दिखा के तो 342 की स्टेटमेंट दाखिल करूंगा। लेकिन कोर्ट शायद चूंकि ये ऑर्डर शीट से पता चलेगा कि इससे पहले कितनी अपॉर्चुनिटीज दे चुकी है। वैसे कल का जो साइफर केस वाला ऑर्डर था और जो उसकी ऑर्डर शीट थी वो मैंने सारी पढ़ी, उसमें तो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज और प्रोवाइडेड टू दी एक्यूज पार्टी। लेकिन उसके बावजूद ये है कि उनके वकला दानिस्ता तौर पे मुझे लगता है कि वो हाजिर होने से कतरा रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो स्टेट काउंसिल को इंगेज करके तो क्रॉस एग्जामिन करवाएं। तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि 342 की स्टेटमेंट अगर ना हो, यानी तो कानून ये कहता है कि वन शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को सुने बगैर कंडेम नहीं किया जा सकता या उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अगर यानी मुतवातर गैर हाजिर है या मुतवातर अपना जवाब नहीं दे रहा या अपने आप को नहीं सुना रहा या अपना मौकफ नहीं बयान कर रहा, अपना स्टैंड वो वाजे नहीं कर रहा, तो फिर मुत्तू कोर्ट इंसार नहीं कर सकती। तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा जो जजमेंट है इस नैब को साहब कोर्ट की, बशीर खान साहब की, उस जजमेंट से पता चलेगा कि 342 की स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की गई। यानी 342 का बयान जो है वो मुल्ज़िम ने देना होता है, वो लिख के लाते हैं, उसे एक सवालनामा दिया जाता है कि आपके खिलाफ ये एविडेंस मौजूद है, आप क्या कहते हैं। मुख्तलिफ एक क्वेश्चनर होता है, उसका जवाब लेके मुल्ज़िम आता है कोर्ट में और वो कोर्ट में फिर आके जमा करवाता है। तो वो अब देखना होगा जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उससे ये बात मुतरश्शे होगी, उससे ये बात वाज़ेह होगी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज दी गई एक्यूज साइड को, एक्यूज पार्टी को। इत्तला के लिए थोड़ा सा अर्ज करता चलूं कि जनाब बानी पीटीआई की जानिब से जो है वो अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 342 का स्टेटमेंट जो है वो उनके कमरे में मौजूद है और वो अपने वकला को दिखाने के बाद उसको अदालत में पेश करेंगे। और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैं सिर्फ हाजिरी लगवाने आया हूं। जब सजा सुनाई गई तब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया दोनों ही अदालत में मौजूद नहीं थे। इस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? नहीं, ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। मुल्ज़मान का वहां पे फिजिकल हाजिर होना, यानी हाजिरी लगवा दी उन्होंने, वो कोर्ट में आ गए, तो बस ये काफी है। आज की डेट में उनकी हाजिरी लग गई तो इट वाज सफाइस, ये काफी था, वो हाजिरी तो उनकी लग गई। लेकिन आप देखें कि 342 की स्टेटमेंट, ये बात मेरी समझ से बालातर है कि वो कमरे में कैसे थी। यानी 342 की स्टेटमेंट हमेशा वकला तैयार करते हैं, क्योंकि वो लीगल एस्पेक्ट सारे कवर करके तो स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि उनका डिफेंस क्या है। डिफेंस वकला ने लेना होता है, जो क्लाइंट है उसे फैक्ट्स देने होते हैं। तो जो लीगल डिफेंस है वो वकला ने उसमें 342 की स्टेटमेंट में लिखना होता है। तो वो तो अमूमन यूजली ये होता है कि वो अपना मौकफ दे देता है मुल्ज़िम, और वकला अपने ऑफिस से या जहां भी वो मुनासिब समझे तैयार करके तो स्टेटमेंट लाते हैं, तो एक्यूज या मुल्ज़िम जो डिफेंस काउंसिल है वो कोर्ट में दे देता है। तो ये मेरी समझ से बाला है कि 342 की स्टेटमेंट उनके कमरे में थी और वो कमरे से मंगवा भी सकते थे। ऐसी कोई मुझे देखें, ये इन केसेस को जो भी किसी पे भी केस बनता है ना, जो सियासी हो गैर सियासी हो, तो केस को केस करके तो लड़ना चाहिए, केस को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। इनका जो बल्ले वाला केस था, जो इलेक्शन सिंबल वाला केस था, उसे भी सियासी केस समझ के लड़ा गया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी कौम ने देखा कि उनसे सबूत मांगा गया, सबूत नहीं होता था, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, टाइम लेते, दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते थे, और फिर सॉरी करके तो मामले को फर्दर प्रोसीड करते, ऐसे नहीं होता। और ये साइफर केस में भी ऐसे ही हुआ कि पहले आपके वकला हाजिर हुए,
फिर उसके बाद आपने गैर हाजिर कर दिया। पहले आप एक गवाह को थपकी देते हैं कि जी असद मजीद ये बहुत शानदार बंदा है, ये बहुत ध्यानदार बंदा है, ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये बड़ा हक गो और सच गो है। जब वो स्टेटमेंट दे के निकलता है तो कहते हैं कि नहीं गलत बयानी से काम ले रहा है। फिर आपने आजम खान को चैलेंज किया कि जी ये ऑन ओथ कुरान पाक पे हाथ रख के ये कहेगा, ओथ अंडर ओथ तो वैसे भी गवाह होता है, कुरान पाक पे हाथ रख के ये अपनी बात को बयान करेगा या अपना बयान देगा। तो उसने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक मंगवाया गया, स्पेशल ओथ के तहत उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। तो मैं समझता हूं कि बाज़-औक़ात इतनी संगीन गलतियां कर रहे हैं ये लोग कि अब स्पेशल ओथ अगर एक्यूज की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से चैलेंज किया जाए तो वो उस एविडेंस को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, उसे शैटर नहीं किया जा सकता, वो क्रेडिबल एविडेंस हो जाती है कि एक्यूज के कहने पे ये चैलेंज किया गया था, इसे इनवाइट किया गया था कि आप कुरान पाक पे हाथ रख के ऐसा कह सकते हैं। तो जब उसने कुरान पाक पे हाथ रख के अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई तो इट्स वर्दी ऑफ क्रेडेंस, तो वो दुरुस्त तस्लीम की जाएगी। वो इनके गले पड़ गया वो केस भी इस हवाले से। तो ये केसेस लेकिन सर अगर कोई अफसर जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई जाती है, जी राजा साहब ये भी बताइएगा कि अगर किसी अफसर की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो बेहतर ना हो कि उसको भी सजा सुनाई जाए बनिस्बत इसके कि दूसरा रास्ता इख्तियार करके उसको अप्रूवर बनाया जाए? जी किसको? जी जी, अगर किसी अफसर की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी सियासतदान की करप्शन में साबित होती है तो ज्यादातर जो है वो अप्रूवर अफसरान को ही बनाया जाता है, बेहतर ना हो कि उनको भी जो है वो सजा सुनाई जाए? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन इसमें ये जो साइफर केस है उसमें तो कोई भी अप्रूवर नहीं था। यानी जो तोशाखाना का बता दें सर, ये तोशाखाना में कौन अप्रूवर था और उसको कितनी सजा सुनाई गई है अदालत की जानिब से? जी, तोशाखाना केस के अंदर कौन अप्रूवर था? तोशाखाना केस के फैक्ट्स तो प्रोसिक्यूटर बता सकेगा ना, यानी कि एविडेंस क्या थी और कौन कौन गवाह हमने पेश किए, ये तो सारी तफसील वो पेश करेंगे। मैं तो चूंकि प्रोसिक्यूटर नहीं था, मैं जो एक टेंटेटिव अपनी लीगल ओपिनियन दे रहा हूँ वो ये कि ये केसेस, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केसेस हैं, ये प्रूव्ड केसेस हैं। ऑलमोस्ट 190 मिलियन का केस भी प्रूव्ड केस है, पूरी कौम को पता है, रिकॉर्ड मौजूद है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने आपकी जो रकम थी वहां पे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वापस की, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खजाने में जानी चाहिए थी। आपने कैबिनेट से एक अप्रूवल लेके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दी। जो मलिक रियाज साहब को फाइन हुआ था उस वक्त में आपने जमा करवा दी, जो गवर्नमेंट के खजाने में रकम आनी थी वो जमा नहीं हो सकी। एक एम्बेजलमेंट है, मिस एप्रोप्रिएशन है, और आपने फिर आप उसके बेनिफिशियरी बने, आपने वो आप उसके ट्रस्टी बन गए। किस कैपेसिटी में आप ट्रस्टी बने? आप बने, ये जो पीरनी साहिबा हैं, बुशरा साहिबा, ये उसकी ट्रस्टी बनी, ये फराग होगी और ये लोग। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि प्रूव केसेस हैं। कुछ तो उनकी अपनी नाइली है या अपना स्टैंड है वो वीक है, और दूसरा ये है कि वो केसेस को शायद संजीदगी से लेके नहीं चल रहे।